चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। पहली नजर अक्सर धोखा देती है। इस दिलचस्प उदाहरण के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक बैठता है आज के विषय पर। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की परतें खोलेंगे जो काफी समय से सुर्खियों में है। अमेरिका और वेनेजुएला, उनके बीच जो तनाव बढ़ रहा है और जिसे कई लोग कह रहे हैं कि ये एक संभावित शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, काफी गहमा गहमी है इस पर। और ये विषय देखिए, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए अहम हो सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू राजनीति, आर्थिक हित, ये सब पहलू जुड़े हैं। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये जरूरी टॉपिक है। और वैसे भी दुनिया में क्या चल रहा है ये समझने के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। हमारी आज की बातचीत का आधार है इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक लेख। इसमें भारत के पूर्व राजदूत हैं श्री आर विश्वनाथन, जो वेनेजुएला समेत कई लैटिन अमेरिकी देशों में रह चुके हैं। उनके विश्लेषण पर फोकस किया गया है। हाँ, उनका नजरिया काफी अहमियत रखता है क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र का गहरा अनुभव है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके नजरिए से इस जटिल मुद्दे को समझें। तो चलिए पता लगाते हैं, क्या ये जो कैरिबियन सागर में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बड़ी है, ये वाकई ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, शुरुआत करें हाल की घटनाओं से। अमेरिका ने, जैसा आपने कहा, कैरिबियन सागर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस काफी बढ़ा दी है, खासकर वेनेजुएला के नजदीक। हाँ, और इसकी एक वजह बताई गई कि वेनेजुएला की कुछ नावें थीं जिन पर ड्रग्स ले जाने का आरोप था, उन पर हमला हुआ। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने CIA को वहां गुप्त ऑपरेशन की इजाजत दी। और वो इनाम वाली बात भी तो है। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन का इनाम। हाँ। ये सब कदम मतलब तनाव को साफ तौर पर बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वेनेजुएला सच में अमेरिका के लिए ड्रग्स का इतना बड़ा स्रोत है? श्री विश्वनाथन का विश्लेषण तो कुछ और कहता है। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। श्री विश्वनाथन साफ कहते हैं कि वेनेजुएला को कभी भी अमेरिका के लिए ड्रग्स का मुख्य स्रोत नहीं माना गया। अच्छा। उनके मुताबिक ये जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का नारा है, अमेरिका इसे पहले भी इस्तेमाल करता रहा है, लैटिन अमेरिका में खासकर, मतलब अपनी पसंद का शासन लाने या बदलने के लिए एक बहाने के तौर पर। इसके उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल है। जैसे 1989 में पैनामा, वहाँ राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को हटाया गया, या अभी हाल में 2022 में होंडुरास के नेता जुआन हर्नांडेस का मामला। और लेख ये भी इशारा करता है कि ड्रग्स की समस्या सप्लाई से ज्यादा अमेरिका के अंदर उसकी डिमांड का मामला है। मतलब मांग इतनी ज्यादा है तो सप्लाई कहीं ना कहीं से तो होगी ही। तो अगर ड्रग्स मुख्य वजह नहीं है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो फिर मादुरो शासन पर इतना दबाव क्यों? उनकी अपनी स्थिति कैसी है वेनेजुएला में? क्या वो मजबूत है? बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उन पर चुनावों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है। हाँ, वो तो खबरों में आते ही रहता है। लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और विरोधियों की आवाज दबाने के भी गंभीर आरोप हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? वो है अमेरिका के लगाए प्रतिबंध, कड़े आर्थिक प्रतिबंध। उन्होंने वेनेजुएला की तेल पर टिकी अर्थव्यवस्था की मतलब कमर ही तोड़ दी है। और आज जो मानवीय संकट है उसमें इन प्रतिबंधों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मतलब प्रतिबंधों ने हालात और बिगाड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी तेल बेचने की क्षमता लगभग खत्म हो गई, जो उनकी कमाई का मुख्य जरिया था। और आपने नोरिएगा और हर्नांडेस का जिक्र किया था। क्या मादुरो को भी वैसा ही डर सता रहा है कि सत्ता गई तो? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। नोरिएगा ने 17 साल अमेरिकी जेल में काटे। हर्नांडेस भी जेल में है अपने भाई के साथ। तो जाहिर है मादुरो को ये डर होगा कि सत्ता छोड़ी तो उन्हें भी अमेरिका ले जाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये तो उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए और मजबूर करेगा। हाँ, और ये सिर्फ अकेले मादुरो की बात नहीं है। उनके साथ जुड़े जो टॉप के जनरल हैं, बड़े राजनेता, मंत्री, चुनाव आयोग के सदस्य, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, ये पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, पूरा तंत्र ही जुड़ा है। हाँ, इस पूरे तंत्र को पता है कि अगर शासन बदला तो उनका भी नुकसान होगा, शायद उन पर भी कार्रवाई हो। तो ये पूरा सिस्टम मिलकर सत्ता परिवर्तन का विरोध करेगा। मतलब ये ह्यूगो चावेज के टाइम से अलग है। उनका तो एक करिश्माई व्यक्तित्व था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चावेज का अपना करिश्मा था, जमीन पर पकड़ थी, एक विचारधारा थी। मादुरो में वो बात नहीं है, ना वैसा करिश्मा, ना वैसा जमीनी जुड़ाव। तो वो टिके कैसे हैं? वो टिके हैं क्योंकि एक पूरा सिस्टम उन्हें बनाए रखना चाहता है, और ये सिस्टम अमेरिका समर्थक विपक्ष को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतलब कुछ भी करेगा। और इस सब में पिस रही है आम जनता। बिल्कुल।
वेनेजुएला के आम लोग, जिन्हें ना सही चुनाव का अधिकार मिल रहा है, ना आर्थिक सुरक्षा। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए क्या रास्ता है? क्या उन्हें सिर्फ अमेरिकी मदद का इंतजार करना चाहिए? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत में एक सुझाव है, खासकर मारिया कोरेना मचाडो जैसे विपक्षी नेताओं के लिए, कि उन्हें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जैसे पड़ोसी देशों से सीखना चाहिए। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या किया था? इन देशों ने मिलिट्री तानाशाही से छुटकारा बाहरी मदद के भरोसे रहकर नहीं पाया, बल्कि अपने अंदरूनी संघर्षों और आंदोलनों से पाया। तो शायद सिर्फ अमेरिकी हस्तक्षेप पर निर्भर रहना सही रणनीति न हो। चलिए अब इस पर आते हैं कि अमेरिका ठीक अभी क्यों इतना दबाव बना रहा है। क्या कोई खास वजह है इस टाइमिंग की? हाँ, यहाँ कुछ बड़े कारण दिखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, तेल। वेनेजुएला के भंडार। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है उनके पास। अगर वेनेजुएला अपना उत्पादन बढ़ाता है और आसानी से बेच पाता है, तो वो सीधे अमेरिका से मुकाबला करेगा, क्योंकि अमेरिका अब खुद एक बड़ा तेल निर्यातक है। अच्छा, तो ये सीधी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल। वैश्विक तेल बाजार पर कंट्रोल, कीमतों पर असर डालना, ये भू अर्थशास्त्र का बड़ा खेल है। अमेरिका शायद नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला या ईरान या रूस जैसे देश अपना तेल आसानी से बेचकर मजबूत हो और उसे चुनौती दे। तेल के अलावा कोई राजनीतिक एंगल भी है इसी समय दबाव बनाने का? हाँ, अमेरिकी विदेश नीति में खासकर लैटिन अमेरिका को लेकर कुछ व्यक्तिगत फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे स्रोत इशारा करते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका की तरफ। अच्छा, उनकी क्या भूमिका है? उनके माता-पिता क्यूबा के कम्युनिस्ट शासन से भागकर अमेरिका आए थे और क्यूबा और वेनेजुएला के मादुरो शासन में काफी करीबी हैं, तो हो सकता है रूबियो का एक व्यक्तिगत और वैचारिक झुकाव हो मादुरो को सत्ता से हटते देखने का। और एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो मादुरो सरकार को मान्यता नहीं देते, तो काराकस में उनका दूतावास नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, दूतावास के बिना जमीनी हकीकत समझना, खुफिया जानकारी जुटाना या मादुरो समर्थकों के अंदर, जिसे चाविस्टा कहते हैं, कोई फूट डालना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका का लैटिन अमेरिका में दखल का इतिहास तो बहुत पुराना है। इस पर स्रोत क्या कहता है? ये यूपीएससी के लिहाज से भी जरूरी है समझना। इतिहास तो यही बताता है। मुख्य वजह अक्सर आर्थिक हित रही हैं, प्राकृतिक संसाधन, तेल, खनिज वगैरह, और शीत युद्ध के टाइम में साम्यवाद को रोकना। कुछ उदाहरण हैं इसके? हाँ, शोट में कुछ दिए गए हैं, जैसे 1950 के दशक में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति अबेंस गुज़मैन का तख्ता पलट, क्योंकि उनके भूमि सुधार अमेरिकी कंपनियों को पसंद नहीं थे। अच्छा, फिर 1961 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को हटाने की नाकाम कोशिश, जिसे बे ऑफ पिग्स कहते हैं। बिल्कुल। 1970s के दशक में चिली में साल्वाडोर अलेंदे की सरकार को अस्थिर करने में CIA की भूमिका। तो ये दखलंदाजी के तरीके बदलते रहे, कभी सीधे कभी। बिल्कुल। हाँ। स्रोत इसी पैटर्न की बात करता है। अमेरिका ने अलग अलग युद्धों का इस्तेमाल किया है। हाँ। कभी कम्युनिज्म के खिलाफ, कभी ड्रग्स के खिलाफ, कभी आतंक के खिलाफ, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आजकल टैरिफ युद्ध भी चल रहे हैं। और इन सब का इस्तेमाल अक्सर शासन बदलने, किसी देश को अस्थिर करने या अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए किया गया है। इसमें आर्थिक दबाव, गुप्त ऑपरेशन, राजनीतिक दखल सब शामिल है। वेनेजुएला में भी पहले कोशिश हुई थी। हाँ, 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक छोटा तख्ता पलट हुआ था। कहते हैं उसे अमेरिका समर्थक तत्वों का समर्थन था, पर वो फेल हो गया था। तो इन सब हालात को देखते हुए अंदरूनी दबाव, भारी प्रतिबंध, ये इतिहास मादुरो के पास विकल्प क्या हैं? क्या कोई उनकी मदद कर सकता है? स्रोत के हिसाब से तो विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं दिखते। अगर मिलिट्री मदद की बात करें तो रूस या चीन जैसे देश जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं, वो शायद ही सीधे सेना भेजेंगे। हाँ, वो तो मुश्किल लगता है। हाँ, वो हथियार दे सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर सकते हैं, लेकिन सीधी सैन्य टक्कर का खतरा कोई नहीं लेगा। और लैटिन अमेरिका के अंदर पड़ोसी देश? यहाँ एक दिलचस्प बात है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा एक मजबूत सपोर्टर हो सकते थे। उनका एक लूला सिद्धांत है कि बाहरी ताकतों को चुने हुए राष्ट्रपतियों को हटाने नहीं देना चाहिए। हाँ, वो तो अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ बोलते रहे हैं। के लिए दूसरे वामपंथी नेताओं को साथ ला सकते थे, लेकिन स्रोत कहता है कि मादुरो ने उन्हीं चुनावों पर सवाल उठाकर लूला की आलोचना कर दी, जिनसे वो खुद सत्ता में है। अरे, ये तो अजीब बात है। हाँ, इस कदम ने लूला को नाराज कर दिया, तो एक बड़ा क्षेत्रीय सपोर्ट कमजोर हो गया। लेकिन इन सब कमजोरियों के बाद भी
क्या मादुरो को हटाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत साफ कहता है कि भले ही उनके बाहरी दोस्त कम हो, वो आसान शिकार नहीं है। उन्हें क्यूबा से ट्रेनिंग मिली है। क्यूबा? उनका क्या रोल है? क्यूबा ने दशकों तक अमेरिकी प्रतिबंधों, हत्या की कोशिशों, सत्ता पलटने की साजिशों का सामना किया है और टिका रहा है। उनके पास इस तरह के दबाव से निपटने का मतलब बहुत अनुभव है, और उन्होंने ये अनुभव वेनेजुएला को जरूर दिया होगा। अच्छा, तो वो तैयार हैं? हाँ, मादुरो और उनका तंत्र अब काफी सख्त हो चुका है। उन्हें पता है सत्ता खोने का मतलब क्या है, और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ने को तैयार हैं। एक लंबी लड़ाई, और जरूरत पड़ी तो शायद खूनी लड़ाई भी। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि अमेरिका वेनेजुएला का ये मामला जितना सतह पर दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ ड्रग्स की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तेल के भंडार पर कंट्रोल की लड़ाई है, बड़ी ताकतों की भू राजनीतिक होड़ है, दखलंदाजी का एक लंबा इतिहास है, और नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हमने ये भी समझा कि मादुरो का शासन सिर्फ एक आदमी पर नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम पर टिका है। सेना, नेता, अफसरशाही, और ये सिस्टम बदलाव का विरोध करेगा। हाँ, क्योंकि उनके अपने हित दांव पर लगे हैं, और इस पूरे सत्ता संघर्ष की कीमत चुका रही है वेनेजुएला की आम जनता, लोकतंत्र से वंचित, आर्थिक संकट झेलती हुई। ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्रों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि बड़ी शक्तियां अपने राष्ट्रीय हितों और मानवाधिकार, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसे मूल्यों में संतुलन कैसे बनाएं। हाँ, और इस तरह की दखलंदाजी का छोटे देशों की स्थिरता और उनके भविष्य पर क्या असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। ये विषय वाकई काफी विचारणीय है। अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारे इस विश्लेषण से सुनने वालों के मन में कोई सवाल आया हो, या वो किसी पहलू पर और जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे विश्लेषणों से जुड़े रह सकें।